हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग विटामिन ए के बारे में बहुत कुछ पढ़े। उसमें हम लोग हिस्ट्री, नोमेनक्लेचर भी देख लिए थे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन ए, डी, ई के उस पर चर्चा की। सिंथेसिस ऑफ विटामिन बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी पढ़े। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन देखे कि फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, डी, ई के। वाटर सॉल्युबल जो है उसको दो पार्ट में रखे, नॉन बी कम्प्लेक्स और बी कम्प्लेक्स। नॉन बी कम्प्लेक्स में विटामिन सी आया, बी कम्प्लेक्स में एनर्जी रिलीजिंग और हिपैटोपोइटिक। एनर्जी रिलीजिंग में विटामिन बी वन, थायमीन, विटामिन बी टू राइबोफ्लाविन, विटामिन बी थ्री में नियासिन, बी6 में पायरोडॉक्सिन, बी7 बायोटिन और बी5 पेंटोथेनिक। हिपैटोपोइटिक में आया है, सॉरी, हिमेटोपोइटिक में फॉलिक एसिड, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 साइनोकोबालामीन। उसके बाद हम लोग आगे देखे थे फैट सोल्यूबल विटामिन का जनरल एस्पेक्ट। उसके बाद वाटर सोल्यूबल विटामिन जनरल। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ गए थे विटामिन्स, इंडिविजुअल विटामिन के बारे में देखे। विटामिन ए, ठीक है, केमिस्ट्री जाने। इसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखे, बीटा लोनोल जो है। उसके बाद रेटिनॉल, रेटिनल रेटिनल जो है अल्कोहल की जगह एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है तो रेटिनल बन जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन से रेटिनोइक एसिड बन जाता है। और बीटा कैरोटीन का भी स्ट्रक्चर देखें जो कि गाजर में होता है। फिर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट और मोबिलाइजेशन को भी समझे। बायोकेमिकल फंक्शन को भी देखिए। फिर किस तरह से हम लोग विटामिन ए जो है हम लोग लेते हैं डाइट के थ्रू। इंटेस्टाइन में क्या होता है, लीवर में क्या होता है, किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, सारा कुछ समझे। विजुअल्स जो पिगमेंट होते हैं, डॉट्स एंड कॉन्स, उसके बारे में समझे। वाल्स विजुअल साइकिल भी देखें। कलर विजन क्या होता है। अदर बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए देखें। फिर आरडीए देखें, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, डाइटरी सोर्सेज के बारे में समझे। विटामिन ए डिफिशियंसी से क्या क्या होता है उसको भी देखें। अदर डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशन को भी देखें। हाइपर विटामिनोसिस ए, बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बीटा कैरोटीन को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बीटा कैरोटीन, इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ बीटा कैरोटीन इज एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। अधिक बीटा कैरोटीन हम लोग अगर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम होता है, स्किन एंड लंग्स कैंसर भी कम होते हैं। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन which is independent of its role as a precursor of vitamin A। विटामिन ए का प्रिकर्सर है, इसके साथ साथ जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी हम लोग को प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। इंजेक्शन ऑफ हाई डोज ऑफ बीटा कैरोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड्स आर नॉट टॉक्सिक लाइक विटामिन ए। अगर हम ज़्यादा समय तक बीटा कैरोटीन खाएंगे तो जो हमारे लिए कोई टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अगर विटामिन ए हम लोग लेते हैं तो भी हमारे लिए टॉक्सिक साबित होता है। अब हम नेक्स्ट विटामिन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन डी। विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। It resembles sterols in structure and functions like a hormone। ये स्टेरॉइड के स्ट्रक्चर के जैसा मिलता जुलता है और फंक्शन हार्मोन की तरह करता है। ठीक है, तो ये है एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल तो जो कि प्लांट में होता है। 3 6 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और फिर इधर चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर, 9 कार्बन का चेन है और इधर 2 सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। जब एर्गोस्टेरॉल में सनलाइट पड़ता है तो क्या हुआ, एक एर्गो कैल्सीफेरॉल D2 बना। एर्गो कैल्सीफेरॉल D2 बनता है। फॉर्मेशन ऑफ एर्गो कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एर्गो कैल्सीफेरॉल फ्रॉम एर्गोस्टेरॉल, ये दिखाया गया। अब आते हैं सिम्टम। द सिम्टम ऑफ रिकेट्स एंड द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ सनलाइट टू प्रिवेंट रिकेट्स have been known for centuries। सदियों से इस सब सभी को पता है। Has 1924 reported that irradiation with ultraviolet light induced anti-rachitic activity in some foods। Vitamin D was isolated by Engels 1931, who named it calciferol। calciferol नाम दिया गया एंगर्स के द्वारा 1931 में। Chemistry, ergo calciferol vitamin D2 is formed from ergosterol and is present in plants। Figure 7.6 में देखें। Cholecalciferol vitamin D3 is found in animals। Both the sterols are similar in structure except that ergocalciferol has an additional methyl group and a double bond। Ergocalciferol and cholecalciferol are sources of vitamin D activity and are referred to as provitamins। ठीक है, प्रोविटामिन्स की तरह हम उसको रिफर करते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस चैप्टर 14, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट।
On exposure to sunlight, 7-dehydrocholesterol is converted to cholecalciferol in the skin. ठीक है, इंटरमीडिएट में जो है कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट में हम लोग बनाते हैं वो जो है 7-dehydrocholesterol बना। ये जब सनलाइट पड़ा है ना, ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट 7-dehydrocholesterol इज कन्वर्टेड, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, cholecalciferol में, स्किन में। ठीक है, विटामिन डी इज रिगार्डेड एज सनशाइन विटामिन, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सनशाइन विटामिन। द सिंथेसिस ऑफ विटामिन D3 इन द स्किन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर टू सनलाइट। विटामिन D3 का जो सिंथेसिस है वो प्रोपोर्शनल है एक्सपोजर टू सनलाइट, जितना सनलाइट पड़ेगा उतना विटामिन D3 बनेगा। डार्क स्किन पिगमेंट मेलानिन एडवर्सली इन्फ्लुएंस द सिंथेसिस ऑफ cholecalciferol। अगर आपका स्किन डार्क है, वो ज्यादा मेलानिन पिगमेंट बना हुआ है, तो वो क्या करता है, एडवर्सली इन्फ्लुएंस करता है सिंथेसिस ऑफ cholecalciferol का। नोट द टर्म विटामिन D1 इज नो मोर इन यूज, इट वाज ओरिजिनली used for fat soluble crystalline material which later turned out to be a mixture। अब देखेंगे absorption, transport and storage। Vitamin D is absorbed in the small intestine for which bile is essential। Through lymph, vitamin D enters the circulation bound to plasma alpha 2 globulin and is distributed throughout the body। lymph के थ्रू जो है विटामिन डी इंटर करता है सर्कुलेशन बाउंड टू प्लाज्मा अल्फा 2 globulin and is distributed throughout the body। liver and other tissues store a small amount of vitamin D। लीवर में और टिश्यू में कुछ मात्रा में विटामिन डी जो है स्टोर रहता है। मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शंस। विटामिन D2 and D3 as such are not biologically active। They are metabolized identically in the body and converted to active forms। The metabolism and biochemical function of vitamin D are depicted in figure 7.8। फिगर 7.8 में मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन डी को डिपिक्ट किया गया है। चलिए एक बार देखते हैं 7.8। ये 7.8 है। सबसे पहले स्किन है, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ा जब 7-dehydrocholesterol जो है cholecalciferol में कन्वर्ट हो गया, ये गया तुम्हारा लीवर में। लीवर में cholecalciferol जो है 25 हाइड्रोक्सीलेज से मतलब कैटेलाइज होकर 25 हाइड्रोक्सी cholecalciferol में बदल गया। ठीक है, अब किडनी के पास जाता है 25 हाइड्रोक्सी cholecalciferol और वहां पे PTH और 1 हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है, लो फॉस्फेट, ये सब के प्रेजेंस में क्या हुआ, 125 DHCC कैल्सीट्रायोल बना। ठीक है, DHCC का मतलब क्या बोल सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी cholecalciferol, ये कैल्सीट्रायोल इसका नाम है। ये जो है आगे कैल्शियम और फॉस्फेट इंक्रीज का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन क्या किया, बढ़ा दिया। ओके, अब ये आगे बढ़ा, कैल्सीट्रायोल बोन में गया और कहाँ गया, कैल्सीट्रायोल जो है इंटेस्टाइन में गया, तो बोन में क्या किया, प्लस है, यानी कि बोन फॉर्मेशन एंड टर्नओवर, बोन का फॉर्मेशन कराया। कैल्सीट्रायोल इंटेस्टाइन में गया, ये रिसेप्टर उसको रिसेप्ट किया, जो भी है रिसीव किया, कैल्सीट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, अब क्या हो गया, ये मैसेंजर RNA के पास गया, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाया। ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाया, अब सारा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करके प्लाज्मा में ले आया। ठीक है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराया। तो ये है मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ विटामिन डी। 125 DHCC डाइहाइड्रोक्सी cholecalciferol, ओके, 25 dihydroxy cholecalciferol also called as calcitriol is the active form of विटामिन डी। PTH पैराथायरॉइड हार्मोन को दिखा रहा है। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ 125 DHCC। cholecalciferol is first hydroxylated at 25th position to 25 hydroxy cholecalciferol 25 OH-D3 बोल सकते हैं, सॉरी 25 OH-D3 by a specific hydroxylase present in liver। 25 OH-D3 is the major storage and circulation form of vitamin D। Kidney possesses a specific enzyme 25 hydroxycholecalciferol calcidiol 1 hydroxylase which hydroxylates 25 hydroxycholecalciferol at position 1 to produce 125 dihydroxy cholecalciferol 125 DHCC। 125 DHCC contain 3 hydroxyl group 1,3,25 carbon, hence referred to as calcitriol। Both the hydroxylase enzyme of liver and kidney requires cytochrome P450 NADPH and O2 for the hydroxylation process। The synthesis of calcitriol is depicted in figure 7.7 and 7.8।
Regulation of synthesis of 125-DHCC. The concentration of 125-DHCC is regulated by plasma level of calcium and phosphate. They control hydroxylation reaction at position 1. Low plasma phosphate increases the activity of 25-hydroxycholic calciferol 1-hydroxylase. Low plasma calcium enhances the production of parathyroid hormone, which in turn activates 1-hydroxylase. Thus, the action of phosphate is direct, while that of calcium is indirect on kidney 1-hydroxylase. 7-dehydrocholesterol, ठीक है, 7-dehydrocholesterol एनिमल्स में होता है। सनलाइट पड़ा दिन में तो क्या हुआ, ये चेंज होकर कोलिकैल्सिफेरॉल में बदल गया और डाइट में भी मिलता है, ठीक है। कोलिकैल्सिफेरॉल कैल्सियोल कैल्सियोल 25 हाइड्रोक्सीलेज लीवर में पेज ग्रुप ऐड हो गया तो बन गया 25 डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल कैल्सिडायोल 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज किडनी में। इसकी मदद से क्या हो गया, एक और OH ग्रुप ऐड हो गया 1 पोजीशन में, तो 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल बन गया 125 DHCC और कैल्सिट्रायोल बायोसिंथेसिस एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी कैल्सिट्रायोल। अब आते हैं बायोकेमिकल फंक्शन। Calcitriol 125 DHCC is the biologically active form of vitamin D. It regulates the plasma level of calcium and phosphate. Calcitriol acts at 3 different levels: intestine, kidney, and bone to maintain plasma calcium. Normally, calcium का रेंज कितना होता है, 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. Action of calcitriol on the intestine. Calcitriol increases the intestinal absorption of calcium and phosphate. In the intestinal cells, calcitriol binds with साइटोसोलिक रिसेप्टर टू फॉर्म या कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इंटेस्टाइन में क्या हुआ, कैल्सिट्रायोल बाइंड किया किससे, तो साइटोसोलिक रिसेप्टर से। उससे क्या हुआ, कैल्सिट्रायोल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना। दिस कॉम्प्लेक्स देन अप्रोचेस द न्यूक्लियस एंड इंटरैक्ट्स विद अ स्पेसिफिक डीएनए लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। दिस प्रोटीन increases the calcium uptake by the intestine. The mechanism of action of calcitriol on the target tissue intestine is similar to the action of steroid hormone. तो जिस तरह का ये काम कर रहा है, इसका मैकेनिज्म जो है वो सेम है, किस तरह से, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन काम करता है। दूसरा है एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल ऑन द बोन। इन द ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ बोन, कैल्सिट्रायोल स्टिमुलेट्स कैल्शियम अपटेक फॉर डिपोजिशन एज कैल्शियम फॉस्फेट। Thus, calcitriol is essential for bone formation. The bone is an important reservoir of calcium and phosphate. Calcitriol, along with parathyroid hormone, increases the mobilization of calcium and phosphate from the bone. This causes elevation in the plasma calcium and phosphate levels. क्या बोल रहा है कि एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल ऑन द बोन इन द ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन। कैल्सिट्रायोल जो है स्टिमुलेट करता है कैल्शियम अपटेक को स्टिमुलेट किया फॉर डिपोजिशन एज कैल्शियम फॉस्फेट। तो बोन में जाके कैल्शियम ऐड हो रहा है। दस कैल्सिट्रायोल इज एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन के लिए बहुत एसेंशियल है। द बोन इज एन इंपॉर्टेंट रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। बोन के पास क्या है, रिजर्वायर है कैल्शियम और फॉस्फेट का। कैल्सिट्रायोल अलॉन्ग विद पैराथायरॉइड हार्मोन increases the mobilization of calcium and phosphate from the bone. This causes elevation in the plasma calcium and phosphate level. जो पैराथायरॉइड हार्मोन है वो क्या करता है, वो बोन से कैल्शियम को निकाल के प्लाज्मा में ले आता है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल ऑन द किडनी। Calcitriol is also involved in minimizing the excretion of calcium and phosphate through the kidney by decreasing their excretion and enhancing reabsorption. Calcitriol जो है किडनी से जो कैल्शियम बाहर जाने वाला था उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करा देता है, ठीक है, एक्सक्रीशन को कम करा देता है। अब आते हैं आगे, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन रिस्पॉन्स टू लो प्लाज्मा कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड द एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल ऑन इंटेस्टाइन, kidney and bone, ultimately leading to the increase in plasma calcium is depicted given in figure 7.9, ठीक है। फिगर 7.9 में दिखाया गया है 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। DHCC is another metabolite of vitamin D. It is also synthesized in the kidney by 24-dihydroxylase. The exact function of 24-25 DHCC is not known. It is believed that when calcitriol concentration is adequate, 24-hydroxylase acts leading to the synthesis of a less important compound 24-25 DHCC. In this way, to maintain the homeostasis of calcium, synthesis of 24-25 DHCC is also important. यह है फिगर 7.8 ना, इसको हम लोग देख चुके थे। फिगर 7.9 में समरी ऑफ एक्शन ऑफ कैल्सिट्रायोल इन एलिवेटेड प्लाज्मा कैल्शियम को दिखाया गया। तो प्लाज्मा कैल्शियम जो है लो हो गया, मान लो, ठीक है, दिखाया गया कि प्लाज्मा कैल्शियम लेवल लो हो गया, तो क्या हुआ, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज हुआ। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो 3 जगह काम किया, कैल्सिट्रायोल में और
बोन कैल्शियम मोबिलाइजेशन और रीनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, बोन से कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए और किडनी से कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन करने के लिए कैल्सिट्रायोल जो है इसमें मदद करता है। कैल्सिट्रायोल जो है एक और जगह काम करता है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो ये तीनों जो है फिर कैल्शियम प्लाज्मा कैल्शियम को बढ़ाते हैं। तो ये है फिगर 7.9। अब आते हैं विटामिन डी इज ए हार्मोन एंड नॉट ए विटामिन जस्टिफिकेशन। ठीक है, calcitriol 125 DHCC is now considered as an important calcitrophic hormone, while cholecalciferol is a prohormone. The following characteristic feature of vitamin D comparable with hormone justify its status as hormone. First, vitamin D3 cholecalciferol is synthesized in the skin by ultraviolet rays of sunlight. The biologically active form of vitamin D, calcitriol, is produced in the kidney. Third, calcitriol has target organs, intestine, bone, and kidney, where it specifically acts. Calcitriol, 4 point जो है, calcitriol action is similar to steroid hormone. It binds to a receptor in the cytosol and the complex act on the DNA to stimulate the synthesis of calcium binding protein. Fifth point जो है, actinomycin D inhibits the action of calcitriol. This supports the view that calcitriol exerts its effect on DNA, leading to synthesis of RNA transcription. Calcitriol synthesis is self-regulated by a feedback mechanism, that is, calcitriol decreases its own synthesis. अब आते हैं RDA, recommended daily dietary allowance. Daily requirement of vitamin D is 400 international unit or 10 milligram of calcitriol. In countries with good sunlight like India, the RDA for vitamin D is 200 international unit or 5 milligram cholecalciferol. Dietary sources. Good sources of vitamin D includes fatty fish, fish liver oil, egg yolk. Milk is not a good source of vitamin D. Vitamin D can be provided to the body in 3 ways: exposure of skin to sunlight for synthesis of vitamin D. दूसरा, consumption of natural foods. Natural food खाइए. तीसरा, by irradiating foods like yeast that contains precursor of vitamin D and fortification of foods, milk, butter. डिफिशियंसी कंजम्पशन सिम्टम्स. अगर विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम होते हैं? विटामिन डी deficiency is relatively less common since this vitamin can be synthesized in the body. However, insufficient exposure to sunlight and consumption of diet lacking vitamin D results in its deficiency. Vitamin D deficiency occurs in strict vegetarians, chronic alcoholics, individuals with liver and kidney disease, or fat malabsorption syndromes. In some people who cover the entire body pardas for religious customs, vitamin D deficiency is also observed. If the requirement is not met through diet. Deficiency of vitamin D causes rickets in children and osteomalacia in adults. Rickets is derived from an Old English word ricken, meaning to twist. Osteomalacia is derived from Greek osteon, bone, malakia, softness. Vitamin D is often called as anti-rickety vitamin. Rickets in children is characterized by bone deformities due to incomplete mineralization, resulting in soft and pliable bone and delay in teeth formation. दांत बहुत लेट से आएगा बच्चों में. The weight-bearing bone are bent to form bow legs. In rickets, the plasma level of calcitriol is decreased and alkaline phosphate activity is elevated. Rickets में क्या होता है? प्लाज्मा लेवल जो है calcitriol का वो डिक्रीज हो जाता है and alkaline phosphate activity is elevated. Alkaline phosphatase is concerned with the process of bone formation. This is an overproduction. There is an overproduction of alkaline phosphatase related to more cellular activity of the bone. It is believed to be due to a vain attempt to result in bone formation. In case of osteomalacia, adult rickets, demineralization of bone occurs. Bones become softer, increasing their susceptibility to fractures. एक है renal rickets, renal osteodystrophy. This is seen in patients with chronic renal failure. Renal rickets is mainly due to decreased synthesis of calcitriol in kidney. It can be treated by administration of calcitriol. Hypervitaminosis D. ये था लो होने का. अगर विटामिन डी ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो भी प्रॉब्लम है. विटामिन डी is stored mostly in liver and slowly metabolized. Among the vitamins, vitamin D is the most toxic in overdoses, 10 to 100 times RDA. अगर हम लोग का डेली रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट, इंडिया में 200 इंटरनेशनल यूनिट है. इससे अगर हम लोग 10 से 100 गुना ज्यादा खा लेते हैं
तो टॉक्सिसिटी हो जाता है। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइपरविटामिनोसिस डी इंक्लूड demineralization of bone resorptions and increased calcium absorption from the intestine, leading to elevated calcium in plasma. Hypercalcemia. Prolonged hypercalcemia is associated with deposition of calcium in many soft tissue such as kidney and arteries. Hypervitaminosis D may lead to formation of a stone in kidney, renal calculi. High consumption of vitamin D is associated with loss of appetite, nausea, increased thirst, loss of weight, etc. अब नेक्स्ट विटामिन ई है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके बाय।